अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम तुरबते दिल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह 1-2 एपिसोड के बाद ये नावल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तुम साइन करो, हाइसम की कॉल आ रही है। मैं उसे कहता हूँ 10 मिनट तक तुम्हें लेने आ जाए। कहते वो लबों पर मुस्कुराहट से जाए उठा था और फ़ोन कान से लगाया था और दूर टेरेस की तरफ चला गया था। जोशी ठीक तो है, कॉल रिसीव नहीं कर रही। देखो अरसम, अगर वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ तो प्लीज़ उसे कुछ वक्त। वो ठीक है हायसम, बस कुछ देर तक तुम उसे लेने आ जाना। और रही बात हमारे रिश्ते हमारे साथ रहने या ना रहने की, तो मैंने उसके फ़ैसले को ऑन कर लिया है। मैंने उसे आज़ाद कर दिया है। आर यू ओके अरसम, तुम ठीक हो? पागल तो नहीं हो गए तुम इस वक्त? प्लीज़ हायसम, अब तुम में से कोई नहीं बोलेगा। प्लीज़ मेरे लिए उसके फ़ैसले को कबूल कर लो। उसने मिन्नत की और कॉल काट दी। टेरेस पर खड़ा वो दूर चमकते चांद को देखता खुल कर रोया था। उसके दूर जाने पर, अपनी गलतियों पर और ज़िंदगी के इतने बड़े खसारे पर। आज उसे ज़िंदगी ने वो सबक दिया था जिसे वो चाह कर भी नहीं भुला पाएगा। आज उसे ज़िंदगी ने बताया था जिससे मोहब्बत हो जाए उनसे बदले नहीं लिए जाते, और जिनसे बदले लिए जाएं उनसे मोहब्बत नहीं की जाती, वरना ज़िंदा रहते हुए भी इंसान मर जाता है। आंखों से बेदर्दी से आंसू साफ किए थे उसने और जोशा की तरफ बढ़ा था ताकि उसके साथ मिलकर पजल बॉक्स को खोल सके। वो पेन पकड़ा कर जा चुका था। उसने कांपते हाथों से पेन पकड़कर साइन वाली जगह उसकी नोक रखी थी। उसकी आंखों में यूनी का वो पहला दिन लहराया था जब वो उसे पहली बार मिली थी। उसने उसको अपने बाप के कातिल की बेटी समझते हुए भी बेरबल से बचाया था। उसको बुनिया को लेकर हॉस्पिटल के धक्के खाए थे, फिर बेरबल से लड़ता उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना, फिर उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूदना, जबकि तब भी वो यही जानता था कि वो उसके बाप के कातिल की बेटी है। फिर भी उसने उसे बचाया। ये बात तो उसे बहुत बाद में पता चली कि उसका बाप कातिल नहीं है, और ये सब गलत फहमी इस पजल बॉक्स की वजह से हुई। इस गलत फहमी की वजह से अगर वो उससे मोहब्बत करता, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता था, तो अगर पजल बॉक्स ना होता तो आज उनकी ज़िंदगी भी सुकूनदा होती। उसके बाप ने उसके सामने कहा था कि ये पजल बॉक्स उसके दुश्मन की बेटी का है, तो क्या करता? वो उस गलतफहमी में क्यों ना आता? उसके उसके कानों में हायसम के अल्फाज गूंजे थे। जोशी, माजी को डाल बनाकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद मत कर। वो अच्छा लड़का है, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी वापस लाने के लिए मौत से वो लड़ सकता है, तो वो तुम्हारे लिए किसी कीमती असासे से कम नहीं है। उसकी दादी के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। कल उसने गलतफहमी के आड़े आकर अपना रिश्ता दांव पर लगाने की कोशिश की। आज तुम इसकी गलतफहमी को ढाल बनाकर इस रिश्ते को ख़त्म कर रही हो, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हो। फिर अना की गुंजाइश बचती है। अगर वो बदला ले रहा था, तो तुम भी इस रिश्ते को बदला बना रही हो। मिसेज रंधावा से फ़ोन पर हुई बात के अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। कितने ही आंसू टूटकर नीचे रखे कागज़ पर बह गए थे। उसने डुबाती आंखों से कागज़ को देखा। अपने नाम का पहला हर्फ जी लिखा था, और जिससे उसके जैसे ही उसका दिल बंद हो गया था, जैसे साकत हो गया था। उसकी उंगलियां पत्थर की हो गई थी, जैसे बहुत कुछ छीनने वाला हो उससे। उसने बेदर्दी से पेन नीचे फेंका और उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने मुट्ठियों में कैद किए, और सर घुटनों में दिए रोने लगी थी। वो अंदर आया था, उसको हुचकी से रोते देखा था। पेन नीचे गिरा था और पेपर टेबल पर मौजूद नहीं थे। जीश, उसने खड़े खड़े झुक कर उसके बालों पर हाथ रखे हिलाया था। उसने सर उठाकर लाल सुर्ख बहती आंखों से उसकी तरफ देखा और झटके से उठकर उसके सीने के साथ लगी और उसके हाथों में अपनी मुट्ठियों को दिया। हिचकियां लेते वजूद के साथ उसके सीने के साथ लगे उस कागज़ के छोटे छोटे जर्रे उसकी मुट्ठियों में मुंतकिल करते उसने उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहों को लपेटा था। अरसम ने ना समझी से अपने हाथों की मुट्ठियों के सामने किया तो उनमें मौजूद कागज़ के टुकड़ों को देखा। मैं चाहकर भी नहीं तुम्हें छोड़ सकती अरसम सुल्तान चौधरी, क्योंकि तुम जोइशा अरसम सुल्तान चौधरी की भी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुमसे दूरी के परवाने पर दस्तखत करते पहले हर्फ ने ही मेरी सांसें साकत कर दी थी, और वो इसकी कमर पर दबाव बढ़ाती हिचकियों से रोते कांपते लफ्ज़ अदा कर रही थी, और अरसम सुल्तान चौधरी का दिल बुरी तरह धड़का था शुक्र से। जेश तुम, उसने उसकी कमर के गिर्द घेर तंग करते उसके बालों पर लाभ रखे। आप बहुत बुरे हैं सम, आपने मुझे तोड़ दिया था। आपकी वजह से मैं रातों को सो नहीं पाई। आई हेट यू। उसके सीने के साथ लगी वो रो रही थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगेट इट। आगे वाली ज़िंदगी में कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बहुत सह लिया तुमने, बहुत रो लिया। अब तुम अरसम सुल्तान चौधरी की ज़िंदगी हो जिसे हमेशा खुश रहना है। उसके चेहरे को हाथों के प्यालों में भरते उसके आंसू साफ करते हुए उसने कहा। सिम, उसके लबों की जंबिश अपनी आंखों की पतलियों पर महसूस करते उसकी नज़र झुकी। आई जस्ट फील द मोमेंट, आई जस्ट फील यू। उसने उसके लबों पर हाथ रखते उसको सीने से लगाया और उसे महसूस किया। आप पिज़ल उसकी पनाहों से निकलने की नाकाम कोशिश करते उसने इतना ही कहा कि वो इसके और खुद के कदम पीछे लेता उसको दीवार के साथ पिन कर गया। हल्का सा उसको कमर से पकड़ कर अपने पाँव पर पाँव रखा
उसे अपने पाँव पर खड़ा किया था, उसके बालों में हाथ डालकर थोड़ी से चेहरा पकड़कर ऊंचा किया था और उसकी गहरी काली रुई रुई आंखों में देखा। उसकी नज़रों की तपश, उसके बेकरार लम्ब से उसका जिस्म लर्जा था, होंठ कांपे थे जब भी वो पूरी शिद्दत से उसके लबों पर हावी हुआ था। नरम नाजुक पंखुड़ियों को अपने लबों की कैद में लिया हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी सांसों को पीने लगा था। उसकी टांगें और उसके पाँव पर रखे पाँव कांपे थे, उस सांसों की रफ्तार मदम होने लगी थी। उसकी शर्ट जो दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ी थी, उन पर गिरफ्त मदम पड़ी तो वो भी होश की दुनिया में वापस आया। नरमी से भीगे लबों को आज़ाद करते पूरी शिद्दत से उसे अपने पनाहों में लेकर कमर से हिलाई थी। आर यू ओके? उसने मदम आवाज़ में कहा। नो प्लीज़ सिम, हाइसी भाई आने वाले होंगे, पिज़ल बॉक्स खोलते हैं, उसके सीने में मुँह छुपाते हुए कहा था उसने, जबकि वो उसकी गर्दन पर जा बजा लम्स छोड़ रहा था। सम प्लीज़। कंधों पर पड़ी शाल नीचे गिरी, दुपट्टा आधे से ज़्यादा ज़मीन पर झूल रहा था और वो उसकी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आओ। उसके कंधे से शर्ट ठीक करते, बालों को पीछे करते, उसकी शाल उसके कंधों पर डालते, उसको बाजू के घेरे में लेते, वो इसलिए उसे लिए सोफे तक आया था और उसे अपनी गोद में बिठाया था और उसके बाल खोले थे। सम गर्दन के पीछे उसकी उंगलियों के रुख्स पर उसने घबराकर पीछे देखा था। सिम की जान। पीछे से उसे बाहों के घेरे में लेते उसके कान के पास सरगोशी की थी उसने। आप तंग कर रहे हैं, उसने शिकायत की थी रूठी सी। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ, थिंक करो तुम। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टकाते थोड़ा आगे होते हुए उसके गाल के साथ अपने गाल रब किए। उसके हल्की सी बड़ी शेव की चुभन पर उसने घूरा था उसे। हाइसी को कॉल कर दूँ कि हम सुबह आएंगे? उसकी कमर पर अपनी उंगली से व्यूअर्स बनाते उसने पूछा था। बिल्कुल नहीं, सब क्या सोचेंगे? आप पिज़ल बॉक्स खोलें बस और मुझे घर छोड़ें। अजीश, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये अपने पूरे सिग्नल दिखाएगी। उसने दोबारा से उसे अपने हसार में लिया था उसे तंग करते। आप फ़ोन वाली सिम थोड़ी है, बस इश्क की सिम है, प्लीज़ ना हाथ खोलें अब। ओह, इतने ठंडे हाथ और शाल ली, बस स्वेटर क्यों नहीं पहना तुमने? उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते गर्म करते कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? बाबा सिम ऐसे ही मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर गर्म करते थे, उसने भराई आवाज़ में कहा। बहुत मिस करती हूँ उनको। असम ने उसके माथे पर लब रखते हुए कहा। बहुत ज़्यादा। काश कोई ऐसा मैजिक होता कि हम साल में एक बार अल्लाह के पास गए हुए लोगों से मिल पाते। उसने खुद के आंसू को कंट्रोल करते कहा। अब नहीं रोना, यू आर अ ब्रेव गर्ल। हम उनसे मिल नहीं सकते मगर उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये बहुत मैजिकल है जिश, यू नो व्हाट। उसको बाबा ने चाइना से बनवाया था। उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए सामने रखा पिज़ल बॉक्स पकड़ते कहा। क्या इसको खोलने के लिए किसी मैजिक को पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल इस मैजिकल जोकर अंकल की तरह, जिनके हाथ में उस रात एक मिरर लाइटिंग बॉक्स था और उसमें से बहुत सारी बटरफ्लाइज निकल रही थी जिस रात पापा का मर्डर हुआ। उसने अरसम के गाल के साथ अपनी गाल मिस करते पूछा, क्योंकि वो अभी उसकी गोद में बैठी थी और वो उसे पीछे से हाथ में लिए उसके कंधे पर थोड़ी टकाए हुए बैठा था। हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज़ वो मैजिक हमारी आवाज़ें होंगी। उसने दोनों बॉक्सेस में से अपना वाला बॉक्स पकड़ते और उसका वाला बॉक्स उसे पकड़ाते हुए कहा। मैं समझी नहीं। जब मैं चाइना गया था तो जिस कंपनी से ये बने हैं वहाँ के ओनर से पूछा था मैंने, तो उन्होंने बताया कि उसने हालात में सितंबर से हुई मुलाकात को दोहराया था। ये बहुत पुरानी बात है मगर फिर भी मुझे याद है अच्छी तरह। मिस्टर वलीद खान मेरे पास आए थे ये पिज़ल बॉक्स बनवाने, और पिज़ल बॉक्स का डिज़ाइन भी उन्होंने ही मुझे बनाने के लिए कहा था। पिज़ल बॉक्स कंपनी के ओनर से सितंबर ने उसे कहा। क्या आपको मालूम है कि वो ये स्पेशल बॉक्सेस किस मकसद के लिए बनवा रहे थे? अरसम ने पूछा था। नॉट श्योर, बट उन्हें ये श्योर था कि एक दिन ये बॉक्सेस खुलेंगे ज़रूर से, सितंबर ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इन बॉक्सेस के अंदर जो लिक्विड जेल है मिस्टर अरसम, वो हाइड्रोजन मिक्स करने से मोल्ड हो जाएगी और फिर कुछ लफ्ज़ बनेंगे। मैं बस इतना जानता हूँ, मगर आधे लफ्ज़ इस बॉक्स के अंदर हैं और आधे लफ्ज़ इस जैसे दूसरे बॉक्स के अंदर, जिसे आपको ढूंढना होगा। और अगर वो भी आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं बस यहाँ तक जानता हूँ। सितंबर ने हाथों को मिलाते हुए शाइस्ता अंग्रेज़ी में अरसम को पूरी बात बताई। शुक्रिया सीस, मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। वंस अगेन थैंक यू। क्या इसको ओपन करने का कोई खास तरीका है? अरसम ने कहा था। हाँ, ये कलर मिलाने से ओपन नहीं होगा, बल्कि उस टैग पर जब आप फिंगर प्रेस करेंगे तो इसमें से खास धुन निकलेगी। उस धुन के निकलते उसके अहतमाम पर फ़ौरन आपको जिसके लिए पजल बॉक्स बनाया गया है उसका नाम लेना होगा। तब यह ऑटोमेटिक लॉक से सारे कॉर्नर अलग कर देगा और उसका जेल एक ब्लॉक में जमा हो जाएगा जिसे आप आसानी से निकाल सकेंगे।
सिस्टमर ने पिज़ल बॉक्स के नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर चूंकि इस पिज़ल बॉक्स को जिनके लिए ये पिज़ल बॉक्स बनाए गए हैं उनकी आवाज़ के सिग्नल्स पर सेट किया गया है, इसलिए ये तब तक नहीं खुलेंगे जब तक इस पिज़ल बॉक्स का ओनर खुद अपना नाम नहीं लेगा। सिस्टमर ने एक और बात उसे बताते हुए कहा, ओके अगेन थैंक यू। उसने खुशदिली से कहा, हाथ मिलाता वहाँ से निकला और गाड़ी में आकर बैठा। वाकई अगर वह सारी ज़िंदगी भी इस पिज़ल बॉक्स को अपने पास रखता तब भी वो ये सब कुछ ना जान पाता जो उसे सितंबर ने बताया। वो तो सारी ज़िंदगी उसे एक आम पिज़ल बॉक्स समझकर उसके रंग मिलाता रहा था, मगर असल हकीकत तो कुछ और थी। जो पिज़ल बॉक्स में मौजूद जेल को आम समझ रहा था वो पिज़ल बॉक्स जेल हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर कुछ लफ्ज़ बनाएगी और न जाने उन लफ्ज़ों में क्या होगा। और फिर वॉइस रेडिएशन से उस बॉक्स का खुलना, वो भी म्यूज़िक धुन के आखिर में नाम लेने पर, सब कुछ बहुत हट कर था। उसने सितंबर से हुई मुलाकात मनोआन से उसे सुनाई। ये तो वाकई ही मैजिकल है अरसम, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब अंकल और पापा अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने ये क्यों कहा कि दूसरा पिज़ल बॉक्स उनके दुश्मन की बेटी का है। क्या तुम कैसे जानती हो कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा अच्छे दोस्त थे? मैंने तो कभी उन्हें नहीं देखा, उन्हें ना मेरी फैमिली ने। अगर ऐसा होता तो पप्पू बता देती मुझे। मुझे याद है अरसम, मैं बचपन में शायद वो 2 बार आपके घर आई थी, मगर बाबा और मैं तभी आपकी तरफ आते थे जब आपके घर सुल्तान अंकल के अलावा कोई नहीं होता था, या फिर आपकी मामा होती थी। जब मैं बाबा से पूछती थी कि सुल्तान अंकल के बच्चे नहीं हैं, मैं उनसे खेल लूँ, तो वो कहते थे, जोशी ये मेरा और आपका सीक्रेट है, आप किसी को नहीं बताएंगे, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब मैं पूछती थी कि बाबा आप सबसे क्यों छुपा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ज़रूरी है हम दोनों का अकेले में बेस्ट फ्रेंड रहना और सबके सामने दुश्मन। मैं छोटी थी तब मुझे ये समझ नहीं आता था, मगर वो किसी मेडिसिन के मगलूल पर घंटों बात कर थे। उसने बचपन के वाक़यात ज़हन पर जगमगाए हुए पूछा और उसे जो याद था बताया। मतलब उस वक़्त पापा और अंकल जानते थे कि उनका कोई दुश्मन है जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। क्या हम उसे खोलें अब? क्योंकि इसे खोलने से ही पता चलेगा आगे का सच। ज़ोशिया ने कहा था। अरसम ने सर को हम्बिश दी। क्या आपके पास हाइड्रोजन है? नहीं, मेरे पास ज़िंदगी है, उसने आँख बंद करके कहा। ouch! वो गुस्सा हुई थी। अरसम दिल खोल कर हंसा, फिर पज़ल बॉक्स को सामने रखा। जोशिया ने अपने पज़ल बॉक्स के टैग पर और अरसम ने अपने पज़ल बॉक्स के टैग पर फिंगर रखी। उन दोनों बॉक्सेस में से एक साथ धुनें निकली थी, ऐसी धुनें जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसे जैसे कोई बहुत पास बैठकर पियानो पर मुख्तलिफ धुनें छेड़ रहा हो और कोई बहुत ही पास घुंघरूओं की झनकार पर रुक्स कर रहा हो। इस बॉक्स में से उन धुनों के साथ मुख्तलिफ कलर्स की रोशनियाँ भी निकल रही थी, जिन्होंने इन दोनों के चेहरों को रोशन किया हुआ था। फिर अचानक से धुनें बंद हुई। जोशा वलीद खान। जोशा ने फ़ौरन उसे अपना नाम पुकारा। अरसम सुल्तान चौधरी। अरसम ने अपना नाम पुकारा और देखते ही देखते दोनों पिज़ल बॉक्स के कॉर्नर अलग होना शुरू हो गए थे। दोनों के कॉर्नर खुलते ही फिर से वही धुनें बजने लगी और फिर जोशा के पिज़ल बॉक्स में से आवाज़ आई, जोशा वलीद खान बाबा लव्स यू अ लॉट। ये उसके बाप की आवाज़ थी। वो आवाज़ सुनकर उसके दिल को सुकून मिला, जैसे किसी ने सर पर हाथ रखा हो शफ़क़त से। अरसम सुल्तान चौधरी बाबा लव्स यू अ लॉट। अरसम के बॉक्स में से उसके बाप की आवाज़ गूंजी। वो लफ्ज़ सुनते ही उसकी भी हालत वैसी ही हो गई। फिर दरमियान वाले कॉर्नर बॉक्स में से एक नीली रोशनी निकली और फिर सारा जल इस बॉक्स में इकट्ठा हुआ। दोनों बॉक्सेस ऐसे ही हुआ था दोनों में, और फिर सब कुछ साकत हो गया, जैसे वो दोनों एक ख्वाब में से बाहर निकल आई। दोनों ने नाम आंखों से एक दूसरे को देखा। अरसम ने अपना और जोशा का जेल पकड़कर टेबल पर रखी मोल ट्रे में डाला और फिर उसमें हाइड्रोजन खोलकर डाली। देखते देखते उस जेल ने एक चाबी की और कुछ लफ्ज़ों की शक्ल ले ली थी। वह सब कुछ उनके लिए हैरानकुन था। जैसे जैसे लफ्ज़ बनते जा रहे थे उनमें से धुआं निकल रहा था और फिर कुछ देर बाद वो धुआं ख़त्म हुआ। उन दोनों ने उस चाबी को और लफ्ज़ों को निकालकर पास पड़े टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर उन पर फैलाया। DTIP, ये तो जस्ट फॉरवर्ड्स हैं, और इससे कहाँ पता चलेगा कैसे हम उससे दुश्मन तक पहुँच पाएंगे। DTIP, ये तो जस्ट 4 वर्ड्स हैं, और ये उस इससे कैसे पता चलेगा। DTIP, क्या अंकल के इस्तेमाल में कोई ऐसी चीज़ रही है इस तरह के वर्ड्स वाली? अरसम ने पूछा था जोशा से। नहीं, मुझे याद नहीं। आपको याद हो कुछ? उसने पूछा था उसे। नहीं, बाबा का तो कुछ भी सीक्रेट नहीं था स्वाय वलीद अंकल से फ्रेंडशिप के। कोई नहीं, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी पहुँच जाएंगे। हम एक बार दादा और पापा से पूछेंगे, शायद उनको कुछ पता हो। हाँ, शायद उन्हें कुछ इल्म हो, है अल्लाह बेहतर करे। बट हमें ये सब कुछ बहुत ध्यान से रखना होगा, क्योंकि वो जो कोई भी है जिंदा है और इस पजल बॉक्स के खुलने का उसे हमसे ज़्यादा इंतज़ार है। अरसम ने कहा था। तो क्या आप जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम इधर ही रहेंगे? जोशा ने पूछा। हाँ ना, मैं और तुम अकेले इस फ्लैट में, उसने उसके कान में सरगोशी करते कहा। आप फिर से शुरू हो गए? वो उसके गोद से उठी और फिर से क्या मतलब, पहले क्या किया मैंने? मुझे भूख लगी है, उसने बात बदली।
काम मीट मी, उसने बाहें खोलते हुए कहा। सिम, वो उसकी जुबानी बात से ब्लश करती हुई बोली। जब ही फ्लैट पर बेल हुई, आ गई प्यार की दुश्मन, अरसम ने सर्द आ भरते कहा। जोशी हंसी। अरसम, वो जोशी ठीक है? अरसम ने दरवाज़ा खोलते ही पूछा। हाँ, फाइनली सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने लंबा सांस खींचते कहा। मतलब? वो उसके साथ चलते हुए अंदर तक आया था और पूछा था। मतलब जो लोग अना को छोड़कर मोहब्बत को अपनाते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, जैसे मैं और जिश। जोशी क्या? अरसम ने जोशा की तरफ देखते हुए कहा। जब भी उसने इकरार में सर हिलाया। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। आई नो दैट हमारा बच्चा हमारा सर कभी झुकने नहीं देगा। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत टाइम पर आ गया? अभी अभी साले, तुझे ऐसा लगता है अभी भी? अरसम ने हंसते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं चाय बनाऊँ आपके लिए? हाइसी ने उससे गड़बड़ाते हुए कहा। नहीं हंसी की जान, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इधर बैठो, ये बताओ पिज़्ज़ा बॉक्स कैसे खुला भी या नहीं? फिर अरसम और जोशा ने सब कुछ उसे बताया। मतलब पिज़्ज़ा बॉक्स के अंदर भी एक पिज़्ज़ा, मुझे ऐसे लगता है कि चार लफ्ज़ किसी लॉकर की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब वो कोई बॉक्स लाकर होगा जो उन चार लफ्ज़ों से बना होगा। और उसकी चाबी ये है जिससे ये खुलेगा। और फिर आगे की बात समझ आएगी हमें, हाइसम ने कहा। मैं भी जिश से यही कह रहा था, मगर हाइसम DTIP से कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा, ना किसी बैंक का नाम ना कुछ। फिर पापा के इस्तेमाल की चीज़ों में भी ऐसा कुछ नहीं था, या फिर हमें पप्पो या दादो से इसे एक बार कंफर्म करना चाहिए? अरसम ने पूछा। आई थिंक हमें घर चल कर नहीं जोशी, जब तक हमारे पास ये मुकम्मल तौर पर खुल नहीं जाता तब तक इसको घर ले जाना या तुम लोगों का कहीं भी आना जाना खतरे से खाली नहीं है। खुद यहाँ तक बहुत छुप छुपा कर आया हूँ ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो या कोई मुझे देख ना ले। आई थिंक आज की रात तुम दोनों को यहीं रुकना पड़ेगा। मगर भाई कल वलीमा और मुंतहा फ़हा इशू, सबको ज़रूरत है मेरी। फिर दादू से पूछना भी तो है कि उन वर्ड से कुछ उनके जहन में आता है। और जोशी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। चांदी थी रात यहाँ रुकना, वो भी अरसम सुल्तान चौधरी के साथ खतरे से हाली नहीं। और फिर खुद ही उसका साथ कबूल किया था। थोड़ी देर पहले की उसकी जसारतें याद करके उसने अपने दिल पर हाथ रखा। दादो से अभी कॉल पर कांटेक्ट कर लेते हैं। रही बात वलीमे की, तो कल तुम दोनों यहीं से वेन्यू पर चले जाना। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे तुम दोनों के जानों के साथ मजीद कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मगर हाइसी ठीक ही तो कह रहा है। हाइसम बात को समझो जेश। ओके, फिर मैं दादू को कॉल करता हूँ, हाइसम ने कहते हुए कॉल मिलाई थी और फ़ोन स्पीकर पर किया। हेलो हाइसम, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। जोशा का तो पता? जी दादो, मैं वहीं हूँ जोशा और असम के सामने, और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। जोशा और असम के दरमियान गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, बस मेरे बच्चे हमेशा खुश और सलामत रहें। जोशा ठीक तो है ना? जी दादो ठीक हूँ मैं। दादो मुझे पूछना था, बाबा के इस्तेमाल में कोई लॉकर या कोई ऐसी चीज़ रही है जिसका नाम DTIP हो? जोशा ने पूछा। जोशी बेटा, क्या पजल बॉक्स खुल गया? जी दादो, पजल बॉक्स खुल गया, मगर उसमें से लिक्विड जेल में से एक की और चार वर्ड्स बने हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा उन चार लफ्ज़ों DTIP में से कौन से लफ्ज़ बनेंगे। मगर ऐसा कोई वर्ड या ऐसी कोई चीज़ वलीद ने कभी इस्तेमाल नहीं की बेटा। मुझे याद नहीं कि ऐसा कुछ कभी वलीद के इस्तेमाल में रहा हो, या फिर ये सुल्तान के इस्तेमाल में होगा। तुमने सवेरा से पूछा, उन्होंने जहन पर जोर दिया, मगर ऐसा कुछ भी उनके जहन में नहीं आया। नहीं पप्पो से तो नहीं पूछा, आप प्लीज़ एक बार फिर सोचें, शायद कुछ याद आ जाए। अरसम ने उन्हें रिक्वेस्ट की। बेटा DTIP, इससे क्या बनेगा? वलीद के बैंक लॉकर सब कुछ तो मैं जानती थी, सब कुछ मेरे इल्म में था। फिर इन चार लफ्ज़ों से नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा दादो छोड़ें, शायद आंटी से कोई क्लू मिल जाए। मैं जोईशा और रसम को यही छोड़ कर आऊँगा अभी, बिकॉज अभी इनका निकलना यहाँ से खतरे से खाली नहीं है। आप सोचिए मत, बस कुछ देर तक पहुँच रहा हूँ मैं। अच्छा बाय दादो। रुको अरसम, जोशा दोबारा बताना वो लफ्ज़, उन्होंने अचानक से पूछा था। DTIP, हारिसम ने दोबारा लफ्ज़ दोहराए। मुझे याद आ गया हारिसम, वो क्या है? रियली दादो, आपको याद आ गया? हम अभी आ रहे हैं। नहीं, वो इसे लेकर मैं सुबह आऊँगी तुम दोनों के पास। अभी मुझे उसे ढूंढना है। हारिसम तुम घर आओ, फिर देखते हैं। खुदा हाफिज़ कहते उसने कॉल काट दी। या अल्लाह शुक्र है तेरा मेरे मालिक, ये गुत्थी तो सुलझी। वो जो कोई भी हो, उसको हारिसम कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अरसम ने कहा। ऐसा ही होगा, हमारे माँ बाप का कातिल अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा इंशाअल्लाह, हारिसम ने कहा। इंशाल्लाह। वो हमना, उस केस का क्या हुआ? अरसम ने पूछा। केस चल रहा है, बस उसके खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए। अच्छा अरसम, मुझे याद आया, तुमने हमना का मोबाइल स्केच किया था ना किसी माल में, उससे टकरा कर। क्या वो मोबाइल मुझे मिल सकता है? नहीं, बिकॉज उसमें इशू की कुछ नासिबा वीडियोस थी, वो मोबाइल मैंने आते ही तोड़कर ज़ाया कर दिया था। मुझे लगा शायद उसमें से कुछ सबूत मिल जाए। खैर छोड़ो तुम, मैं कर लूँगा। अच्छा जोशी बेटा, ख्याल रखना अपना। कुछ खाया पिया भी है तुम लोगों ने? नहीं, ऑर्डर कर देते हैं कुछ, और ध्यान से जाना और पहुँच कर कॉल कर देना, अरसम ने कहा। ओके खुदा हाफिज़, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लो, कुछ भी गलत लगे तो मुझे कॉल कर लेना।
वैसे मैंने 2 पुलिस इंस्पेक्टर सिविल यूनिफॉर्म में बाहर खड़े किए हुए हैं, इसलिए बेफिक्र रहो, हसन ने कहा था और फिर बाहर आकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बहुत वेरी वेरी इम्प्रेसिव। ये तो हो गए जायदाद के कागजात और तुम्हारे बाप की जान, वो उसने सामने बैठी हमना से कागजात लेते कहा। जब तुम कहो, मगर मुझे मेरी ड्रग डोज और अहम तारीख बदले में चाहिए, उसने ठोस लहजे में कहा। हो जाएगा, मगर इससे पहले तुम अपने बाप को बताओगी कि जोशा और असम ने वो बॉक्स खोल लिया और आई एम श्योर वो जैसे ही वो बॉक्स खुलने का सुनेगा उस मखलूल तक पहुंच जाएगा, और जब वो उस मखलूल को हासिल कर ले, तुमने इस गन से अपने बाप का कत्ल करना है और मखलूल मुझ तक पहुंचाना है। जब तुम मेरे पास वो मखलूल लेकर आओगी तोहफे में तुम्हें अरहम तारीख मिलेगा। तुम इतने वसुख से कैसे कह सकते हो कि वो बॉक्स खुल गया होगा, हमना ने पिस्टल उठाते खड़े होते हुए कहा। इसलिए कि असम सुल्तान चौधरी ठीक हो गया है और अब तो उसकी गलतफहमी भी दूर हो गई है कि उसके बाप का कातिल उसकी बीवी का बाप नहीं, इसलिए सबसे पहले उसने उसे ही खोला होगा। मैं श्योर हूँ। मैंने कुछ कैमराज लगवाए थे, मगर शायद उन्हें पता चल गया है और उन्होंने वो तार फेंके। मेरे हाथ आदमी ने बताया कि कैमराज अचानक से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो अगर कैमराज डिस्कनेक्ट हुए हैं तो मतलब पिज़ल बॉक्स खुल गए हैं। ठीक है मेघ, तुमसे मुलाकात 2 दिन बाद महलूल के साथ होगी, अपना वादा भूलना मत, कहते जीन्स में पिस्टल उड़सते हुए वो चली गई। महलूल आ गया तो तुम भी मेरे किसी काम की नहीं, एक हाथ में महलूल होगा तो दूसरे हाथ से तुम्हारी जान लूंगा मैं। क्या वो मंथा रो क्यों रही हो, फहाद ने उसके पास बैठते हुए कहा, और वो मेडिसिन देने आई थी। जब भी उसे खिड़की के पास खड़े रोते हुए देखा। कुछ नहीं, ऐसे ही बस। मतलब क्या बात है, बताओ भी, क्यों अपसेट हो, सब ठीक तो है ना? अब जब ठीक भी हो गया है तो नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ, बहुत नाराज़ है मुझसे, मैंने उनसे कहा था, मैं कसम खाती हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी, आपके रूम में नहीं आऊँगी। अब भी अब मैं किस मुंह से जाऊँगी उनकी लाइफ में। शेरी ने उनसे कहा, आप ही से बात कर लें। उन्होंने बोला, वो बहुत बड़ी है, मैंने बहुत बार ट्राई किया, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, मैं इतनी बीमार रही, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा होगा, वो मुझसे मिलने भी नहीं आए। उसने रोते हुए कहा, मुंथा ये सारे खदशात वहम क्यों पाल रखती